नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम इंडिया जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, चाहे आपका कोई और एग्जाम है। पिछले कल जो था वो हमने डिस्कस की थी एचपीजी की। आज इंडिया जीके हिस्ट्री से जो है हम स्टार्ट करेंगे। 41 क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ अ मैन इन पैलियोलिथिक एज वॉज। तो ये जो पूरा पाषाण काल था, इसमें मानव की जो महान खोज थी वो पूछी गई है। यहाँ पर क्या थी? तो पैलियोलिथिक एज में मानव के द्वारा जो महान खोज की गई थी वो थी आग की खोज। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आग की खोज तो जो था वो उस टाइम मानव के द्वारा की गई थी। देखो, ये जो पैलियोलिथिक एज है ना, ये स्टोन एज का पार्ट है। स्टोन एज का पार्ट है ये। तो स्टोन एज को जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि पैलियोलिथिक एज में इसको डिवाइड किया गया है, इसको जो है वो ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और मेजोलिथिक एज होती है, मेजोलिथिक एज को जो है वो मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। और नियोलिथिक एज हो गया, नियोलिथिक एज को जो है वो न्यू स्टोन एज भी जो है वो कहते हैं। इन दौरान जो था वो मानव ने धीरे धीरे जो था वो प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया था। जैसे पहले आग की खोज की, फिर उसने पशु पालना स्टार्ट किया। इस तरह से जो था वो मानव धीरे धीरे तरक्की करता गया। ये आपने शायद स्कूल टाइम में भी जो था वो चीज़ें पढ़ी होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? विच क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस बाय द आर्यन। तो इनमें से कौन सी शिल्पकारिता जो था वो आर्यों के द्वारा आर्यों में जो था वो प्रचलित नहीं थी। तो इनमें बात करें कि कौन सी आर्यों में प्रचलित नहीं थी, तो ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, ये जो था वो आर्यों में प्रचलित नहीं था। ऑप्शन डी जो था वो सही आंसर है। ये आर्यन में प्रचलित नहीं था। बाकी अगर हम बात करें कारपेंट्री की, तो ये आर्यन में प्रचलित थी। ज्वेलरी मेकिंग जो था ये भी आर्यन में प्रचलित थी। पोट्री कुम्हारी जो था ये भी आर्यन में प्रचलित थी। देखो, आर्यों के बारे में अगर आप कुछ जानेंगे तो ऋग्वेदिक आर्य जो थे, ऋग्वेदिक आर्यों की जो सबसे सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, वो कौन सी मानी जाती थी? वो सरस्वती नदी जो था वो मानी जाती थी। और देखो, हिमाचल जीके में भी आप आर्यों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि किरात राजा और आर्य राजा के बीच में जो 40 वर्षों तक युद्ध चला था, उसका वर्णन जो है वो कहाँ पर मिलता है? तो इसके बारे में मेंशन जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन बोल देते हैं कि आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन था। ये भी एचपीजीके का क्वेश्चन बनता है। तो आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार था ऋषि भारद्वाज। तो ये आपने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आर्यों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन बोलते हैं द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीरा आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? देखो, किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो इसका सही आंसर है पूर्वा। ऑप्शन बी जो है वो 43 का सही आंसर होगा। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि महावीर की जो मूल शिक्षाएं हैं वो पूर्वा ग्रंथ में जो है वो संग्रहित है। कहाँ पर? पूर्वा ग्रंथ में। 43 का ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से महावीर के बारे में आप कुछ जान सकते हैं, महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो था वो पावापुरी में हुई। इनकी माता का नाम कई बार पूछा गया है एग्जाम में। त्रिशला जो था वो इनकी माता का नाम था, और इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। तो ये आप छोटी छोटी बातें जो है वो महावीर स्वामी के बारे में याद रखिए। महावीर स्वामी ने जो था, इन्होंने जब कैवल्य की प्राप्ति की थी, तो कैवल्य की प्राप्ति जो था इन्होंने रिजपालुका नदी, एक रिजपालुका नदी है उसके किनारे और साल वृक्ष के नीचे जो था इन्होंने ये प्राप्त की थी। ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। और साथ में बुद्धिज्म के बारे में भी जान लीजिए। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो था वो कुशीनगर में हुई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम माया देवी था। पिता का नाम जो था वो सुधोधन था। पिता का नाम सुधोधन था। ये ध्यान रखिएगा आप। देखो, अब जितना आप रिवाइज कर सकते हैं ना, हम कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज करवा पाऊँ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रूलर इज मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन। तो कौन सा शासक ऐसा था जिसने सिंचाई के लिए अधिक संख्या में जो था वो नहरों को बनाने के लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो ये शासक था आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स जो था वो बनाई थी इरिगेशन के लिए। इसने नहरें बहुत ज़्यादा बनवाई ताकि सिंचाई का पूरा प्रावधान जो है वो किया जा सके। अगर फिरोज शाह तुगलक के बारे में स्पेसिफिक रूप से आप कुछ जानेंगे, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो फिरोजाबाद सिटी का निर्माण करवाया था, फिरोजपुर का निर्माण करवाया था। ये सिटीज़ आपने याद रखनी है। जैसे फिरोजाबाद हो गया, फिरोजपुर हो गया, ये सिटीज इसके द्वारा निर्माण करवाई गई थी। और अगर बात करें तुगलक वंश की, तो देखो, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी वो भी तो पता होना चाहिए। तुगलक वंश की स्थापना जो था वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक का बारे में आपने ध्यान रखना है। एक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरक्को का यात्री जो था, इसका नाम था इबन बतूता। इबन बतूता जो था वो भारत आया था, वो किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो इबन बतूता जो था वो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान। और गयासुद्दीन तुगलक, इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था गाजी तुगलक।
इसको गाजी बेग तुगलक के नाम से भी जो था वो जाना जाता था, गयासुद्दीन तुगलक, जिसने जो तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसको इसको जो था वो गाजी तुगलक या फिर गाजी बेग तुगलक भी कहते थे। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए 45 क्वेश्चन। क्या बोलते हैं 45 क्वेश्चन में? बोलते हैं विच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जो था वो किस मुगल शासक ने जो था वो भूमि प्रदान की थी? एक मुगल शासक कौन ऐसा हो सकता है जो भूमि प्रदान कर सकता है? धार्मिक कौन था? सभी धर्मों को जो मानता था वो था अकबर। अकबर ने ही जो था वो भूमि भी प्रदान की थी कि आप जो है क्या कीजिए, आप गोल्डन टेम्पल अमृतसर का निर्माण करवा दीजिए। अगर आपको किसी शासक की नीतियां पता है ना कि उसने क्या क्या नीतियां बनाई थी, उसकी क्या क्या पॉलिसीज थी, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे आपको अकबर का पता होना चाहिए कि इसने दीन ए इलाही की स्थापना करवाई थी 1582 में। दीन ए इलाही नामक इसने जब ये स्थापना करवाई थी जहाँ पर सभी धर्मों में जो है वो एकता बनाई जा सके, इसका मुख्य मोटिव ये था। तो यहाँ से पता चलता है कि मुगल ही यही जो है वो दे सकता है लैंड भी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बनवाने के लिए। अगर सिख गुरुओं की बात करें, सिख गुरुओं की बात करें कि ये मंदिर बनवाया किसने था? बनवाया किसने था ये मंदिर जो अमृतसर में गोल्डन मंदिर था? तो गुरु अर्जुन देव के कार्यकाल के दौरान जो था ये बनवाया गया था स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है। ये ध्यान रखना है आपको गुरु अर्जुन देव का। और सिख गुरुओं के बारे में ध्यान रखिए कि सिख धर्म के प्रवर्तक कहा जाता है गुरु नानक देव को। गुरुमुखी लिपि जो है इसके जनक गुरु अंगद को कहा जाता है। और अमृतसर शहर जो है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? गुरु रामदास के द्वारा जो था वो अमृतसर शहर की स्थापना करवाई गई थी। ये आप ध्यान रखिए। 46 क्वेश्चन देखिए। 46 क्वेश्चन में बोलते हैं द खजुराहो श्राइन्स बिल्ट बाय चंदेला रूलर आर डेडिकेटेड टू। तो जो खजुराहो की मंदिर हैं वो बनवाए गए हैं चंदेल शासकों के द्वारा। वो किसको समर्पित है? अगर इन मंदिरों की हम बात करें कि किसको समर्पित हैं तो ये विष्णु और शिव को समर्पित है। भगवान विष्णु और शिव को ये समर्पित है। ऑप्शन ए जो है आपने ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ से जानिए कि ये जो खजुराहो के जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इनको जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। अभी अभी आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया ना 18 अप्रैल को। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इनको 1986 में जो था वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। कब यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था? 1986 में। अगर हम बात करें कि सबसे पहली साइट जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था वो कौन सी थी? वो थी आपकी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 1983 में जो था वो अजंता की गुफाओं को यहाँ पर शामिल किया गया था। और अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं तो एलोरा केव्स होगी जो महाराष्ट्र में स्थित है, इनको 1983 में ही शामिल किया गया था। आगरा फोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है उसको भी 1983 में ही शामिल किया गया था। ताजमहल जो उत्तर प्रदेश में है उसको भी 1983 में ही शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है, उड़ीसा कोणार्क में स्थित है, वो भी 1984 में शामिल किया गया था। और जो आपके महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स हैं जो तमिलनाडु में स्थित हैं उनको 1984 में शामिल किया गया था। खजरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है 1985 में शामिल किया गया था। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम की उसको भी 1985 में शामिल किया गया था। और अपना ये जो खजुराहो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है और 1986 में इसको शामिल किया गया था। ये ध्यान रखना है। ये मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें आपको रिवाइज करवा दी। जितना याद रख सकते हैं उतना रखिए। अभी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया तो उसको याद जरूर रखिएगा। 47 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं द ओल्डेस्ट इंडियन इंग्विस्टिक टेक्सट। तो इस क्वेश्चन को जो है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? स्क्रैप कर दिया गया है। तो इसको हम भी जो है वो डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। 48 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं द इन्वेजन ऑफ हंस फर्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो किसके शासनकाल के दौरान जो था वो हुनों ने पहला आक्रमण किया था? उन्होंने पहला आक्रमण कब किया था? गुप्ता शासनकाल के दौरान किया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब गुप्ताओं के कार्यकाल के दौरान इन्होंने पहला आक्रमण किया था। गुप्तों के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं? गुप्तों के बारे में जो है पहला क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं किसकी स्थापना किसने की? इसका माना जाता है कि श्रीगुप्त के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो श्रीगुप्त नाम याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है वो कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। कालिदास जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे? तो कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान। नालंदा यूनिवर्सिटी जो था आपकी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी जो था उसकी स्थापना करवाई गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा उसकी स्थापना जो था वो करवाई गई थी। ये मैंने बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिए। हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, फाहियान भी भारत आया था तो वो किसके कार्यकाल के दौरान आया था? अगर फाहियान की बात करें कि ये किसके कार्यकाल के दौरान आया था तो ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान। ये ध्यान रखिएगा। 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी के बीच में जो था ये यहाँ पर आया था। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन बोलते हैं
विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान था वो कौन सा था। अगर गुरु नानक जी के जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म जो था वो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। गुरु नानक देव जी के बारे में हमने पहला ही क्वेश्चन जब सिखों के बारे में पढ़ा था तो उनके बारे में था कि सिख धर्म के प्रवर्तक किसको कहा जाता है, तो वो गुरु नानक देव को कहा जाता है। बाकी सिख गुरुओं के बारे में हमने अभी जान लिया है। अगर इनके बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था तलवंडी में। तलवंडी प्रेजेंटली पाकिस्तान में कहीं पड़ता है। और इनका जन्म हुआ कब था, तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। 1539 में 70 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी और करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। करतारपुर जो है वो प्रेजेंट टाइम में पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। जो पंजाब का पाकिस्तान है वहाँ का ये करतारपुर है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये सब इनके बारे में ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने क्या किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। देखो इस तरह के मैं आपको और भी क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। पेपर बहुत नज़दीक है तो आपको पता है जरूरी है रिवाइज करना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसने की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो था वो मैडम हेलेना ब्लावास्की के द्वारा की गई थी और कर्नल हेनरी आल्कॉट के द्वारा की गई थी। इन दोनों के द्वारा की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये ध्यान रखना है आपको। और एक अहमदिया आंदोलन चला था। अहमदिया आंदोलन की स्थापना किसने की थी, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक प्रार्थना समाज भी था। अगर प्रार्थना समाज की हम बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने जो था वो की थी इसकी स्थापना। ब्रह्म समाज तो आपको पता ही है, बहुत ईजी है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो था वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की। ब्रह्म समाज की स्थापना जो था 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। इन्होंने जो था वो सती प्रथा को बैन करवाने में भी अपना अहम योगदान जो था वो निभाया था, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन। मुस्लिम लीग ने सबसे पहली बार भारत के विभाजन की मांग कब की थी। मुस्लिम लीग ने 1940 में जो था वो भारत के विभाजन की मांग की थी। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें कि कब की गई थी इसकी स्थापना 1906 में जो था वो की गई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई और इन्होंने भारत के विभाजन को लेकर जो था वो 1940 में मांग की थी। अगर 1940 में इंडियन हिस्ट्री में कुछ और भी घटना हुई है तो वो है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त ऑफर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वो कब आया था, वो 8 अगस्त 1940 को इंट्रोड्यूस किया गया था। 8 अगस्त 1940 ध्यान रखना है। तो 1940 से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ गांधीयन सत्याग्रह। तो इनमें से कौन सा जो है वो गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। अगर गांधी सत्याग्रह की हम बात करें तो गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है हिजरत जो है वो गांधी सत्याग्रह का रूप नहीं है। हिजरत ध्यान रखिएगा। बाकी नॉन कॉपरेशन जो है वो गांधी जी के सत्याग्रह का एक फॉर्म है। सिविल डिसोबीडियंस भी इनका फॉर्म है और हंगर स्ट्राइक भी जो है वो इनका फॉर्म है। अगर गांधी जी के बारे में हम कुछ और भी जाने तो चंपारण सत्याग्रह ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी के द्वारा 1917 में चलाया गया था। अहमदाबाद मजदूर मिल जो था वो 1918 में ये आंदोलन चलाया गया था। और खेड़ा आंदोलन जो था वो 1918 का है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 से लेकर 1922 तक चला था। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। 1922 के बाद जो था गांधी जी ने जो था वो 1931 ध्यान रखना है आपको। 1931 में जो था गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। 1931 से पहले दांडी मार्च ध्यान रखना है 1930 में हुई थी। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक जो था वो दांडी मार्च चली थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। गांधी जी के द्वारा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो था वो सेकंड जो गोलमेज समिट हुआ था, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें जो था वो हिस्सा लिया गया था। पूना समझौता कब हुआ था ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बहुत आसान है, पूना समझौता कब हुआ था, आसान है, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। आगे देख लेते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन में बोलते हैं नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नायिका का संधि विच्छेद ने प्लस इका, इसका संधि विच्छेद होगा नायिका का, ने प्लस इका, दो मात्राएं होंगी न को। दही का तत्सम पूछा गया है 162 में, तो वह दही का तत्सम क्या होगा, दधी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, दधी इसका तत्सम होगा, ये ध्यान रखना है। बाबू का स्त्रीलिंग क्या होगा। अगर बाबू का स्त्रीलिंग हम जाने की क्या होगा तो इसका होगा बाबुआइन। बाबुआइन ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये इसका स्त्रीलिंग है। उससे पहले कि हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है ना तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं।
200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। आगे 164 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, भीख का बहुवचन क्या है। तो भीख का बहुवचन क्या होगा, 164 का भीख ही इसका बहुवचन रह जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 165 में बोलते हैं आजीवन में कौन सा समास है। देखो आजीवन में समास की बात करें कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास इसमें आएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बहुत बार पूछा गया है, आजीवन अव्ययीभाव समास इसमें है। आगे को थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन भी देख ही लीजिए। बोलते हैं बेस्ट मीनिंग बताना है आपको इस लाइन का, 141 से लेकर 145 तक। बोलते हैं अ मैन हु इज़ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन। तो एक मैन हु हैज़ क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एफिमिनेट। 141 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, एफिमिनेट उसका सही आंसर होगा। 143 में बोलते हैं टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेज। तो टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेज का सही आंसर क्या होगा 143 का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बिसीज। बिसीज इसका सही आंसर होगा। 144 में बोलते हैं अ क्योर ऑफ ऑल डिजीज। तो क्योर ऑफ ऑल डिजीज इसका क्या होगा 144 का, ऑप्शन सी पेनेसिया जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे है 145, बोलते हैं अ ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड। ट्यूमर जो लाइकली टू बी नॉट स्प्रेड होता है उसका सही आंसर होगा बेनिंग। बेनिंग ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये हमने हिंदी के क्वेश्चन भी देख लिए, इंग्लिश के क्वेश्चन भी देख लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है अभी भी तो सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 17,300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में नहीं बताई जा सकती। जैसे कि कल 903 का रिजल्ट आया था तो एकदम से आपको टेलीग्राम पर बता दिया गया था। 918 पोस्ट कोड का रिजल्ट आया था, एकदम से आपको टेलीग्राम पर बता दिया गया था। कोई रोल नंबर आते हैं, कुछ भी आता है, वो टेलीग्राम पर आपको एकदम से बता दिया जाता है। तो इसीलिए टेलीग्राम जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।